देखना बेटा, अब आवाज आ रही है क्या दिव्या, खुशबू? अब आवाज सही है क्या? पहुंच रही है? दूसरी आवाज तो नहीं आ रही? दूसरी आवाज तो नहीं आ रही? ठीक है बेटा। तो अभी गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। अब है ना, बीच में मत बोलना, आवाज नहीं आए तो बोलना, पहले समझा लें दो फिर आप बोल लेना, क्योंकि टाइम अभी कम है ना। फिर ये एडमिट ऑल। अब आ रही है बेटा दिव्या, खुशबू, सुरंजना? क्लियर है आवाज? अंजलि, हाँ सही आ रही है। सही आ रही है? आरती? यस मैम। हाँ मैम अब सही आ रही है। बेटा हाँ निकिता ठीक है बेटा। ज्योति सेन, ज्योति मीना, पिंकी चौधरी, मनीषा कुमारी, दिव्या शर्मा। आ रही है आवाज? खुशबू, आरती? ठीक है बेटा। मैम अब सही आ रही है। ठीक है बेटा, आ रही है तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, और Okay, नहीं ma'am. तो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का एंथोसिरोस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कर रहे हैं अपन। तो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट is the mother cell of the sporophytic generation. The oospore increases in size and secretes a wall of cellulose around itself. So the oospore divides by a vertical wall along the long axis of the archegonium. बेटा जो oospore है वो वर्टिकल वॉल से डिवाइड करता है। oospore में एक उदग्र विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो इक्वल सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, द फर्स्ट डिवीजन of the oospore is transverse in Anthoceros crispus, and the first division of the oospore is also oblique in Anthoceros laevis. So the two daughter cells now divide transversely, forming a four-celled embryo. These four cells may be equal in size, or the upper two cells are larger. A second vertical division takes place at right angles to the first one, and an 8-celled embryo is formed. It is called as octant. मैं हिंदी में बोल रही हूँ। स्पोरोफाइट जो निषिक्तांड है, बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। निषिक्तांड परिवर्धन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। अब अपन लेते हैं बीजाणुद्भिद का परिवर्धन। एंथोसिरोस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो निषिक्तांड oospore में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में दूसरा विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, परंतु एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है तथा द्वितीय विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार निर्मित भ्रूण की चारों कोशिकाएं समान आकार की होती हैं, अथवा निचली दो कोशिकाएं बड़ी होती हैं। चारों कोशिकाओं में एक उदग्र विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकीय भ्रूण ऑक्टेंट का निर्माण होता है। एक स्लाइड शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ, ये देखना पहले, है ना बेटा? ये स्लाइड दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो देखो बेटा, ये मैं क्या बता रही हूँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। तो मैंने क्या बताया, जो oospore है, oospore में एक उदग्र विभाजन होता है, और oospore में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। ये देख रहे हो, वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। और इन कोशिकाओं में फिर दूसरा विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं, और 4 कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। फिर इन चारों कोशिकाओं में उदग्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्टेट का निर्माण होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके फलस्वरूप
ऑक्टेंट का निर्माण होता है। वापस बोल रही हूँ, निषिद्धांड में ओस्पोर में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में दूसरा विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, परंतु एंथोसीरोस क्रिस्पुलस में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है तथा दूसरा विभाजन द्वितीय विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार निर्मित भ्रूण की चारों कोशिकाएं समान आकार की होती हैं अथवा निचली दो कोशिकाएं बड़ी होती हैं। चारों कोशिकाएं एक उदग्र विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिसे ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो एंथोसिरोस की विभिन्न जातियों में ऑक्टेंट की कोशिकाओं में आगे के विभाजनों में विविधता पाई जाती है। पहले तो बेटा है एंथोसिरोस इरेक्टस में ऑक्टेंट अष्टांशक ऑक्टेंट भ्रूण के निचले सोपान की 4 कोशिकाएं पाद तथा ऊपरी सोपान की चारों कोशिकाएं कैप्सूल बनाती हैं। तो याद क्या रखोगे, एंथोसिरोस इरेक्टस है तो उसमें जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है उसमें जो निचले सोपान की मतलब लोअर टीयर की चारों कोशिकाएं पाद का निर्माण करती हैं, वह ऊपरी सोपान की 4 कोशिकाएं कैप्सूल बनाती हैं। इसी प्रकार एंथोसिरोस जेम्युलोसिस में अष्टांशक के ऊपरी सोपान में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 3 सोपान बन जाते हैं। सबसे निचले सोपान से फुट का निर्माण होता है तथा ऊपरी दोनों सोपान से कैप्सूल का परिवर्धन होता है। इसी प्रकार एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में अष्टांशक के दोनों सोपानों की कोशिकाओं में एक एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिका सोपान बन जाते हैं। इसके ऊपरी 2 सोपानों से कैप्सूल बनता है तथा निचले 2 सोपानों से फुट का डेवलपमेंट होता है। मतलब इन एंथोसिरोस क्रिस्पुलस क्या होता है, विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि in Anthoceros erectus, the octant does not divide and remains two-tiered only. The lower tier forms the foot and the capsule develops from the upper tier. Whereas in Anthoceros gemmulosus, the cells of one of the 2 tiers divide by a transverse wall, and so 3 tiers of 4 cells each are formed. बेटा एंथोसिरोस जेम्युलोसस में 2 सोपान तो होते हैं, तो इनमें से जो ऊपरी सोपान की कोशिकाओं में भी अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 3 सोपान बन जाते हैं, 3 टीयर्स बन जाते हैं। और इन 3 सोपानों में मतलब 3 टीयर्स में प्रत्येक टीयर में 4 कोशिकाएं होती हैं। तो द लोअरमोस्ट टीयर फॉर्म्स द फुट and the upper tier forms the capsule, whereas in Anthoceros crispulus the cells of both the tiers of the octant divide transversely, forming a 4-tiered embryo, तो अपन बात कर रहे हैं एंथोसिरोस में किस प्रकार स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो अब जब 4-tiered एम्ब्रियो बन जाता है तो भ्रूण के पाद क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा इसके पश्चात सभी तलों में विभाजन होता है। इन विभाजनों के फलस्वरूप एक चौड़े गोलाकार मृदूत की पाद, ये देख रहे हो, एक चौड़े गोलाकार मृदूत की पाद का निर्माण होता है। जबकि एंथोसिरोस की कुछ जातियों में जैसे कि एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस क्रिस्पुलस, पाद की सतही कोशिकाएं खंभ कोशिकाओं के समान
लंबी होती हैं। अब भ्रूण के कैप्सूल क्षेत्र, बेटा ये है भ्रूण के कैप्सूल क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम 1 या 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इन सभी कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन से परिधीय एम्फीथीशियम, ये लिखा हुआ बेटा, मैं डायग्राम को इलाज करती हूँ, परिधीय एम्फीथीशियम बहिस्थीशियम का निर्माण होता है तथा केंद्रीय एंडोथीशियम का विभेदन। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। केंद्रीय एंडोथीशियम का निर्माण होता है। मैम ठीक है, अब आ रही है वॉइस क्लियर? मैम वॉइस नहीं अब आ रही है ना वॉइस? मैम हाँ बेटा बोलो। आ ही नहीं रही। कैसे नहीं रही? आ रही है। मैंने म्यूट हाँ मैम अब आ रही है। नो मैम अब नहीं आ रही। अब आ रही है? मैम हाँ हाँ बेटा मैम अब आ रही है। अब सुनना। ठीक है बेटा, मैं एक और स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोग इसमें देखना। आप इसमें देखना, स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। एक और शेयर कर देते हैं आपके साथ, ये वाली स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, मैंने क्या बताया आपको कि भ्रूण के कैप्सूल क्षेत्र में, भ्रूण के कैप्सूल क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम 1 या 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इन सभी कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन से परिधीय एम्फीथीशियम तथा केंद्रीय एंडोथीशियम का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हो, ये एम्फीथीशियम व एंडोथीशियम का निर्माण होता है। तो एम्फीथीशियम या पहले अपन कहते हैं एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं बंध ऊतक कॉल्यूमेला बनाती हैं। ये आप देख रहे हो, एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं बंध ऊतक कॉल्यूमेला का निर्माण करती हैं और कॉल्यूमेला कैप्सूल के तरुण भाग में 4 उदग्र कोशिका पंक्तियों का बना होता है, जबकि परिपक्व भाग में यह 16 कोशिका पंक्तियों का बना होता है। तो एंथोसिरोस जेमुलोसस, एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस में कॉल्यूमेला परिपक्व अवस्था में 36 से 48 पंक्तियों का बना होता है। तो एम्फीथीशियम, अब देखना, एम्फीथीशियम जिसको कि आप कहते हो बहिस्थीशियम, एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में शीघ्र ही एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे एक आउटर स्टेराइल जैकेट लेयर इनिशियल तथा भीतरी फलद स्तर स्पोरोजिनस सेल विभेदित होती हैं। तो ये तो है एंथोसिरोस का निर्माण। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली स्लाइड शेयर और कर देती हूँ एक बार आपके साथ। ये देखना, जैसे कि बताया, मैंने क्या बताया आपको, इंग्लिश में बोल रही हूं मैं कि द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, ये देखना डायग्राम और भी क्लियर है। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो destined to give rise to foot may divide in regular or irregular fashion. The foot is bulbous, ये देख लो, जैसे कि मैं इसको स्मॉल करती हूँ, कैसा है the foot is bulbous, बड़ा होता है, and the foot is made up of thin walled vacuolated cells. In some species, for example Anthoceros himalayensis and Anthoceros levis, the cells of the surface layer of the foot grow into short haustoria-like projections. The cells of the upper tier or that which are destined to give rise to capsule divide periclinally. Beta, the cells of the upper tier which are destined to give rise to capsule divide periclinally. Thus, an outer amphithecium is differentiated from an inner endothecium. Endothecium forms the, ये देखना बेटा, endothecium forms the
central sterile part of the capsule called as the columella. एंडोथीशियम किसका निर्माण करता है? कॉल्यूमेला का निर्माण करता है। और कॉल्यूमेला क्या है कि ये एक केंद्रीय बंध भाग है किसका? कैप्सूल ऑफ द एंथोसीडोस का। So the columella is composed of 16 vertical rows of sterile cell. The amphithecium, ये मैं arrow घुमा रही हूँ, the amphithecium undergoes second periclinal division, as a result of which an outer sterile layer of jacket initials and an inner fertile layer of sporogenous cells are differentiated, and the sporogenous cell forms the archaeosporium as you see in the diagram. So jacket initials divide both anticlinally and periclinally and form a 4 to 6 layered capsule wall. ठीक है बेटा। अब क्या होता है बेटा? दो प्रारंभिक जैकेट स्तर की कोशिकाएं परिणतिक व अपनतिक विभाजनों के द्वारा 4 से 6 कोशिक स्तरों की कैप्सूल वॉल बनाती है। भित्ति की सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस बनाती है, जिसकी कोशिकाएं लंबी, सकड़ी व क्यूटिन युक्त होती हैं। इसकी कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती हैं जो विभाजनों द्वारा रंध्र का निर्माण करती हैं। अब प्रपसूतक जो आप डायग्राम में देख रहे हो, आर्कियोस्पोरियम कॉल्यूमेला को गुंबद के समान ढका रहता है। जो आर्कियोस्पोरियम है वो कॉल्यूमेला को गुंबद के समान ढके रहता है तथा कैप्सूल के आधार भाग तक फैला रहता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रपसूतक आर्कियोस्पोरियम एक स्तरीय होता है तथा बीजाणुद्भिद विकास के साथ यह बहुस्तरीय हो जाता है। एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में यह परिपक्व अवस्था में भी एक स्तरीय ही रहता है। तो शिशु प्रपसूतक कोशिकाएं छोटी, घनाभ एवं सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है। सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है। वह तलाभिसारी क्रम में बेसिपिडल सक्सेशन में परिपक्व होती है। परिपक्व होने पर ये दो प्रकार की कोशिकाओं में लगभग समान संख्या में विभेदित होती है। परिपक्व होने पर ये दो प्रकार की कोशिकाओं में लगभग समान संख्या में विभेदित होती है। तो एक तो है बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल्स, दूसरी है इलेटर मदर सेल्स। तो ये वाला है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। तो बेटा द आर्कियोस्पोरियल सेल्स divide anticlinally and overarch the rounded apex of the columella, and then the archaeosporial cells divide periclinally. Archaeosporial cells divide periclinally, and the mature capsule has 2 or more layered archaeosporium. In some species, the archaeosporium remains single layered throughout. The young archaeosporial cells are small, cuboidal, and densely cytoplasmic. At maturity, the archaeosporium differentiate into 2 types of cells. कहने का मतलब है जब मैच्योरिटी होता है मतलब परिपक्वन के समय आर्कियोस्पोरियम दो टाइप की कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। एक तो है बेटा स्पोर मदर सेल्स एंड द इलेटर मदर सेल्स। मतलब द आर्कियोस्पोरियम डिफरेंशिएट into 2 types of cells, spore mother cells and the elater mother cells. Now the spore mother cells are large, spherical or oval fertile cells, and the spore mother cells have dense cytoplasm and larger nucleus.
मतलब जो स्पोर मदर सेल्स हैं बेटा वो कैसी होती हैं? दीज आर लार्ज, बड़ी होती हैं, गोलाकार होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, और these spore mother cells are oval fertile cells, and the spore mother cells have dense cytoplasm and large nucleus, whereas the elater mother cells are small. Elater mother cells कैसी होती हैं? Small होती हैं, and these elater mother cells are sterile cells and have स्मॉल न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बताया कि जो प्रपसूतक है, प्रपसूतक परिपक्व होने पर दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिका हैं? एक है स्पोर मदर सेल्स, बीजाणु मात्र कोशिकाएं। दूसरी है इलेटर मदर सेल्स, इलेटर मात्र कोशिकाएं। तो बीजाणु मात्र कोशिकाएं बड़ी होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं, वे कणिका में साइटोप्लाज्म युक्त होती हैं, तथा स्पोर मदर सेल्स में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसी प्रकार इलेटर मदर सेल्स की बात करते हैं अब, तो इलेटर मात्र कोशिकाएं छोटी होती हैं, चपटी होती हैं, और इलेटर मात्र कोशिकाओं में एक छोटा केंद्रक स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, परंतु परिपक्व कैप्सूल में मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब इलेटर मदर सेल्स व स्पोर मदर सेल्स अल्टरनेट मैनर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो कॉल्यूमेला व जैकेट की असमान वृद्धि के कारण कैप्सूल भित्ति व कॉल्यूमेला के मध्य का स्थान बड़ा हो जाता है, जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं तथा इलेटर मात्र कोशिकाओं द्वारा भर दिया जाता है। तो बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोर मदर सेल्स में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बीजाणु चतुष्क बनते हैं, स्पोर टेट्राड्स बनते हैं, जबकि इलेटर मात्र कोशिकाओं से आभासी इलेटर स्यूडो इलेटर्स का परिवर्धन होता है। तो एक मत के अनुसार इलेटर मात्र कोशिकाएं तिर्यक व अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा, तिर्यक व अनुप्रस्थ ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स विभाजनों द्वारा एक ढीले जाल के समान संरचना बनाती हैं, जो 1 से 4 कोशिकीय इलेटरों में खंडित हो जाता है। कैंपबेल के अनुसार इलेटर मात्र कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, बल्कि दीर्घित होकर परस्पर सिरों पर संयुक्त रहती हैं, जिससे ढीली जालिका बनती है। तो कैप्सूल भाग में कॉल्यूमेला, प्रपसूतक तथा जैकेट विभेदित होने के पश्चात इसकी शीर्षस्थ वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में बाद वे कैप्सूल के मध्य स्थित सोपान से सीटा के स्थान पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभेदित होता है, जिसे अंतर्वेशी विभजोतक कहते हैं। इस इंटरकैलरी मेरिस्टम द्वारा कैप्सूल की सतत रूप से वृद्धि होती रहती है, तथा उसी क्रम में ऊपर की ओर कॉल्यूमेला, प्रपसूतक तथा कैप्सूल भित्ति का विभेदन होता रहता है। तो बीजाणु भित्त के परिवर्धन के साथ साथ स्त्रीधानी जैकेट तथा इसे परिबद्ध करने वाला थैलस ऊतक द्विभज्योतकी होकर बीजाणु भित्त के चारों ओर संरक्षी आवरण कैलिप्ट्रा अथवा परिचक्र का निर्माण करता है। बताओ बेटा, आई आवाज और सुनाई दिया?
यहाँ तक किसको कोई डाउट हो तो पूछो। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट में तो अपन लेते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लो बेटा, नहीं तो अपन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। मैम हाँ बेटा मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो, जब भी मैं बोल रही हूँ बेटा पूछो। मैम है ना, आप है ना जैसे हमें लेसन पढ़ा देते हो ना, तो फिर आप हमारा मतलब टेस्ट भी ले लिया करो ना, जिससे बेटा, हमारा टेस्ट- वापस से रिवाइज हो जाए। बेटा बहुत अच्छी बात है, टेस्ट जरूर लेंगे बेटा, मैम लेकिन अब तो हाँ हमारी अब तो आपकी, हाँ टेस्ट जरूर लेंगे, टेस्ट अब जरूर तो लेंगे। हमारी अब तो आपकी मैम अब आपकी सैटरडे को क्लास होगी ना। हाँ सैटरडे मैम को अब तो क्लास होगी। हमारी सैटरडे को भी क्लास चलेगी ना। हाँ सैटरडे को क्लास होगी, कल भी आपकी क्लास लगेगी, मतलब सैटरडे को। तो मैम आप है ना हाँ टेस्ट की बात कर रहे हो ना बेटा? मैम मैम हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, जिससे हमारा वापस हो जाए। बेटा टेस्ट हम आपका फरवरी से लेना शुरू करेंगे, थोड़ा कोर्स हो जाए दो, फिर मैं टेस्ट आपका हर सैटरडे आपका टेस्ट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और बच्चों के पास भी बुक्स आ जाए। आप लोग सबके पास बुक्स अवेलेबल है ये बताओ, यस मैम। है ना? सभी के पास है ना? तो जरूर आपका अच्छा है आइडिया, तो टेस्ट जरूर लेंगे आपका, लेकिन एक मतलब 1 फरवरी के बाद जो भी सैटरडे आएगी आपकी, उससे आपका टेस्ट हर सैटरडे ले लिया करेंगे। चलो ठीक है, आपको टॉपिक्स बता देंगे, उसमें से टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? लेकिन टेस्ट में फिर आपको हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम हाँ मैम वो कल वाला क्वेश्चन रोजेट का रोजेट का मैं अभी दे दूंगी जवाब बेटा, अभी इस रोजेट वाला मैं कल ही दे दूंगी आपका जवाब, ठीक है? अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट कोर सुन लो, क्योंकि अभी 8:36 तो हो गए हैं, 8:36 हो रहे हैं, फिर आपकी हाँ फिर इसको फिनिश करने दो। हाँ बोलो, कोई और कुछ पूछा जा रहा है? बोलो, आप भी बोलो बेटा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? क्या बेटा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन तो खंडन है ना बेटा, कहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन? जनन में है कि जनन में? एक क्वेश्चन था कि फ्रेगमेंटेशन और जो पुनरुत्थान होता है ना, उसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें एक तो फ्रेगमेंटेशन बोला है ना, पुनरुत्थान होता है, इसको क्या इसमें? नहीं फ्रेगमेंटेशन आप चैट में लिख के भेजो बेटा, फ्रेगमेंटेशन और किसमें डिफरेंट? फ्रेगमेंटेशन तो बेटा विखंडन है, और कौन से में भेज रहे हो आप डिफरेंस? और कौन सा? पुनरुद्भवन मैम। क्या बोलते हैं? अच्छा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन है ना बेटा। फ्रेगमेंटेशन में तो बेटा ये है कि जो थैलस है उसकी शीर्षस्थ कोशिका की विभाजन प्रक्रिया, मतलब थैलस शीर्षस्थ कोशिका की विभाजन प्रक्रिया द्वारा वृद्धि करता है। थैलस का पश्चात भाग जीर्ण होकर मृत हो जाता है, और वृद्ध जीर्ण भाग की मृत्यु हो जाती है, और जब यह मृत्यु व क्षय क्रिया द्विभाजी शाखन पर पहुंचती है तो थैलस की शाखाएं पृथक हो जाती हैं, और यह शाखाएं स्वतंत्र थैलस की तरह व्यवहार करने लगती हैं। जैसे आपने पूछा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, फ्रेगमेंटेशन तो बेटा यह है कि विखंडन, मतलब जो थैलस का जो पश्चात भाग है जब मृत हो जाता है, और ये मृत व क्षय क्रिया द्विभाजी शाखन तक पहुंचती है, तो थैलस की शाखाएं अलग हो जाती हैं। तो कैसे सिंपल वर्ड में याद रखोगे? एंथोसिरोस के थैलस की शाखाएं पृथक हो जाती हैं, मतलब खंडित हो जाती हैं, और प्रत्येक शाखा एक नए थैलस को जन्म देती है। तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन मतलब ये है कि जैसे कंद में बताया था कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो जो कंद हैं, ट्यूबर्स हैं, वो वापस से फिर से एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो ये पुनरुद्भवन ही हो गया ना बेटा, पुनरुद्भवन। और कहाँ है बेटा रीजनरेशन, कहाँ है? यही हो गया रीजनरेशन भी। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम पुनरुद्भवन तो ये होता है जैसे कोई भी मतलब भाग कट जाए फिर वापस से वृद्धि कर ले। वो तो बाएं कट जाए वो भी सही है, लेकिन पुनरुद्भवन ये भी है ना, जैसे मैंने बताया थैलस की जो शाखाएं हैं बेटा, थैलस की जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से पृथक हो गई। जैसे आप कह रहे हो कोई बाहर कट जाए
तो क्या होता है, वापिस से नई भय आ गई। जैसे छिपकली है, लिजार्ड है, उसकी टेल कट जाए, टेल कट जाती है तो टेल में रिजनरेशन कहते हैं ना, टेल वापिस से रिजनरेट हो गई। छिपकली है, लिजार्ड है, उसमें आप पूंछ काट देते हो तो पूंछ उसकी छिपकली की, लिजार्ड की वापस आ जाती है, तो इसको भी अपन कह सकते हैं रीजनरेशन। तो इसी प्रकार जब थैलस है, थैलस की शाखाएं अलग हो जाती हैं, तो प्रत्येक थैलस की शाखा है वो एक नए थैलस को जन्म दे रही है, तो उस शाखा से भी तो पूरा प्लांट को जन्म हो रहा है, तो ये भी तो क्या हो रहा है, रीजनरेशन ही तो हो रहा है बेटा। ये भी तो रीजनरेशन ही हो रहा है। कहाँ आया है पुनरुद्भवन, एंथोसिरोस में कहाँ पे आया है बेटा? मैम इसमें नहीं आया ये। हाँ, इसमें नहीं आया ना, तो मतलब आप ऐसे ही पूछो तो ये भी तो रीजनरेशन हो गया ना एक तरह से। ठीक है, अब एक बार लास्ट सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, परिपक्व बीजाणुभेद की संरचना कल अपन ले लेंगे, क्योंकि अभी 839 840 हो गए, 840 हो गए। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, यहाँ तक किसी को डाउट हो कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस तो पूछ लो, जैसे आपने पूछ लिया अभी, ठीक है।